हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9 ज्योग्राफी के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर अपवाह, उसकी अपन ने लगभग 6 वीडियो देख ली है और आज अपन इसकी 7 पार्ट देखेंगे। और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियाँ निकलती है उनको 2 भागों में बांटा था। एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरी थी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो लास्ट वीडियो के अंदर अपन उन नदियों का वर्णन पढ़ चुके हैं जो उत्पन्न तो कहाँ होती है, प्रायद्वीपीय पठार के अंदर पश्चिमी घाट से जिसकी उत्पत्ति थी या उद्गम था, और वो कहाँ पर गिर रहे थे, अरब सागर के अंदर गिर रही थी, जिसके अंदर अपन ने नर्मदा, ताप्ती, भागीरथी, साबरमती, भागीरथी नहीं है ना, साबरमती, इन सब का वर्णन अपन लास्ट वीडियो के अंदर देख चुके हैं। और अपन ने ये भी देखा था कि ये जो नदियाँ थी, जो अरब सागर में जो नदियाँ गिरती है वो अपने साथ किसी प्रकार की अवसाद या गाद नहीं लाती है। इनका धरातल कठोर होता है और ये नदी ज्वरमुख या ज्वर नद मुख का निर्माण करती है अरब सागर में गिरने से पहले। ये सारी बात अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हो गई है। अब आज भी अपन पढ़ेंगे तो कौन सी, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ, लेकिन वो नदियाँ पढ़ेंगे जो अपने जल को बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। तो वे नदियाँ जो प्रायद्वीपीय पठार से निकल रही है और अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिरा रही है, वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो अपन लगभग 7 नदियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, सुवर्णरेखा, दामोदर और ब्रह्मणी। आ गया समझ में? जिसमें गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी ये 4 प्रमुख नदियाँ हैं और साथ में सुवर्ण, एक वैतरणी नदी भी है, दामोदर और ब्रह्मणी नदी, ये अन्य नदियाँ हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे गोदावरी नदी। तो बच्चों अपने दिमाग में नक्शा ले आइए और नक्शे के अंदर ये अपना भाग ले आइए नीचे प्रायद्वीपीय पठार का। मैंने पूरा नक्शा नहीं बनाया यहाँ पर, हमें जिसकी ज़रूरत है वही मैंने पोर्शन बनाया है। ये अपना आ गया नीचे का साउथ का भाग, दक्षिण का भाग प्रायद्वीपीय पठार, ये अपना पश्चिमी घाट आ गया, यहाँ पर छोटा नागपुर पठार आ गया, यह महाराष्ट्र आ गया, इधर महाबलेश्वर, कर्नाटक, केरल, तो और इधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इस तरह से मैंने जो मेन जरूरत की चीज़ें उनको लिख लिया है। अब सबसे पहले अपन देखो गोदावरी। गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो महाराष्ट्र में नासिक से त्र्यंबकेश्वर, नाम सुना होगा आपने, त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान जहाँ पर ज्योतिर्लिंग भी है, वहाँ पर इसका उद्गम होता है। अर्थात गोदावरी नदी महाराष्ट्र के अंदर नासिक से इसका उद्गम है और ये पूर्व पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, क्योंकि हमारा जो बंगाल की खाड़ी किधर है, पूर्व में, और महाराष्ट्र पश्चिम के अंदर है थोड़ा सा, तो पश्चिम से इसकी उत्पत्ति हुई और पूर्व की तरफ ये जाएगी और उद्गम हो गया नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है और यह दक्षिण में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, क्योंकि जो महत्व उत्तर के अंदर गंगा नदी का है वही महत्व दक्षिण के अंदर गोदावरी नदी का है। इसीलिए गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये सबसे बड़ी नदी है दक्षिण की, और ये आगे बढ़ करके आंध्र प्रदेश के अंदर राजमंगरी के अंदर जगह के अंदर जा करके और समुद्र यानी बंगाल की खाड़ी के किनारे पर डेल्टा का निर्माण करती है और ये डेल्टा फिर कहाँ, आंध्र प्रदेश के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और महाराष्ट्र के अंदर इसका 50% जल बहता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, वहाँ पर भी ये नदी बहती है। अभी हम देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी भी नदियाँ हैं, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, दामोदर और ब्रह्मणी और सुवर्णरेखा, ये सभी नदियाँ मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और इधर उड़ीसा, इन राज्यों के अंदर ही बहती है और फाइनली बंगाल की खाड़ी में जाकर के इनका जल गिरता है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो जो अपनी गोदावरी नदी है वो आंध्र प्रदेश में राजमंगरी नामक स्थान के ऊपर डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा क्या है अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे समझ चुके हैं कि नदियाँ जो अपने साथ गाद लाती है, जब वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसके पहले उनको समतल मैदानी इलाका मिल जाता है, जिसकी वजह से उनका बहाव कम हो जाता है और वहाँ पर ये मलबा, ये गाद जमती जाती है, जिससे नदी ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार शेप के अंदर बिखर जाती है और उससे कई सारी अंदर नदियाँ निकल जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि इससे 7 नदियाँ निकलती है समुद्र में गिरने से पहले गोदावरी से, क्योंकि डेल्टा बनाती है तो 7 भागों के अंदर विभाजित
हो जाती है। तो बच्चों ये तो हो गया अपना गोदावरी नदी जो महाराष्ट्र नासिक से निकली और आगे आकर के पश्चिम से आगे आई और आंध्र प्रदेश के अंदर डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर गई। और गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन सी है? पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मोजरा, देवगंगा, पेनगंगा आदि आदि। तो आपको परीक्षा की दृष्टि से इन सहायक नदियों के नाम भी याद रखने और ये जहाँ पर बहती है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों में से होकर के गुजरती है। सेकंड नदी अपन बात करते हैं महानदी की। तो महानदी छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, यहाँ छत्तीसगढ़ बेसिन से अपनी महानदी निकल रही है। और बेसिन, बेसिन का क्या मतलब होता है? बेसिन अर्थात एक कटोरे की आकृति का धरातल। कटोरा इस तरह का अर्धचंद्राकार कटोरे की आकृति का धरातल जो बेसिन होता है छत्तीसगढ़ में, वहां से महानदी निकलती है और दंडकारण्य के अंदर आके बहती है और इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। जहाँ गोदावरी की लंबाई 1500 किलोमीटर है, वहीं महानदी की लंबाई मात्र 860 किलोमीटर है, अर्थात उसकी आधी इसकी लंबाई है। और ये भी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के अंदर बहती है। और उड़ीसा के अंदर कटक के अंदर आकर के ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, अर्थात कटक के अंदर ही डेल्टा का निर्माण करती है। और एक जो अच्छी बात है हमको याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से भी, कि जो महानदी है उसको उस एरिया को यानी उस बेसिन को चावल का मतलब धान का कटोरा भी कहते हैं। क्यों धान का कटोरा कहते हैं? क्योंकि उड़ीसा कटक के अंदर डेल्टा बनाती है और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में चावल की उत्पत्ति होती है, धान की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे धान का कटोरा भी कहते हैं। तो धान का कटोरा की यदि बात आती है तो आपको माही नदी, उड़ीसा, कटक ये सब कुछ बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो इसको धान का कटोरा भी कहते हैं और ये उड़ीसा के अंदर डेल्टा का निर्माण कर रही है। अब तीसरी नदी है अपनी कृष्णा। कृष्णा नदी पश्चिम घाट के अंदर, अपना जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर महाबलेश्वर से निकलती है और आगे आंध्र प्रदेश के अंदर ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। और बच्चों गोदावरी, महानदी और कृष्णा इन नदियों के अंदर वर्ष भर पानी नहीं रहता है, केवल वर्षा ऋतु के अंदर अधिक पानी रहता है। गर्मी में नदियाँ लगभग सूख जाती है, मतलब सूख सी जाती है। तो कृष्णा नदी पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलती है और आंध्र प्रदेश में डेल्टा निर्माण करती है। अब आप कहेंगे कि गोदावरी नदी भी तो आंध्र प्रदेश में डेल्टा का निर्माण कर रही थी, तो बिल्कुल सही बात है। गोदावरी और कृष्णा दोनों ही नदियां आंध्र प्रदेश में डेल्टा का निर्माण करती है और इन दोनों का डेल्टा वहां पर मिक्स हो जाता है। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा मिक्स होता है, इसी प्रकार गोदावरी और कृष्णा नदियों का जो डेल्टा है वो भी वहां पर मिक्स हो जाता है। और ये डेल्टा यहाँ पर मिक्स होकर के क्या करता है? कोलेरू झील का निर्माण करता है। कौन सी झील? कोलेरू झील। परीक्षा की दृष्टि से भी इसको याद रखिए। कोलेरू झील का निर्माण कौन करता है? कृष्णा और गोदावरी नदियों का पानी जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर डेल्टा का निर्माण करते हैं, वहीं पर इस झील का निर्माण होता है। और कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन सी है? तुंगभद्रा, कोरोना, मूसी, ये सब नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और कृष्णा नदी भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो यहाँ पर एक बात ये है कि महाराष्ट्र तो लगभग सब में कॉमन आ ही रहा है, ये सारी नदियाँ महाराष्ट्र के आसपास के एरिया के अंदर ही बहती हैं। अब कृष्णा के बाद आप आ जाइए कावेरी के ऊपर। कावेरी और नीचे साउथ के अंदर कर्नाटक के अंदर ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी की पहाड़ियों से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है कावेरी? कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, जिसको पुष्पगिरी भी कहते हैं, वहाँ की पहाड़ियों से निकलती है। और एक अच्छी बात यह है कि कावेरी नदी में वर्ष भर पानी रहता है, जहाँ कृष्णा, महानदी और गोदावरी में वर्ष भर पानी नहीं रहता है, वहीं कावेरी नदी के अंदर वर्ष भर पानी रहता है। और ये तमिलनाडु में कुंडलूर नामक स्थान के ऊपर डेल्टा का निर्माण करती है। तमिलनाडु के अंदर ये डेल्टा का निर्माण करती है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं भवानी और अमरावती। तो कावेरी नदी के बारे में देख लिया अपन ने। कृष्णा के नीचे कावेरी, कर्नाटक ब्रह्मगिरी, जिसको कि पुष्पगिरी की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, वहाँ से निकलती है। इसमें वर्ष भर पानी रहता है। और तमिलनाडु के अंदर कुंडलूर के अंदर डेल्टा का निर्माण करती है। और इसकी सहायक नदियाँ भवानी और अमरावती। और आगे आ जाइए दामोदर नदी। तो ये वापस इधर आ जाइए छोटा नागपुर के अंदर। दामोदर, सुवर्णरेखा और ब्रह्मणी नदी, तीनों ही नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ हैं जो यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। और यहीं पर फिर कहाँ गिर जाता है इनका पानी? बंगाल की खाड़ी में। तो बहुत कम एरिया के अंदर ये बहती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर से निकलती है, हुगली यानी पश्चिम बंगाल के अंदर अपना जल ले जाती है और झारखंड के अंदर बहती है।
इन्हें पश्चिम बंगाल और झारखंड के अंदर बहती हुई वापस बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सुवर्ण रेखा भी छोटा नागपुर छत्तीसगढ़ रांची से निकलती है और जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र में से होती हुई फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बच्चों, जो सुवर्ण रेखा है वो रांची, जो जिसको अपन छत्तीसगढ़ की कैपिटल भी कहते हैं, वहीं पर जमशेदपुर नामक औद्योगिक क्षेत्र है। आपने भी जमशेदपुर का नाम बहुत सुन रखा होगा क्योंकि यहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। और बच्चों, इस टाटा आयरन और स्टील कंपनी की वजह से जमशेदपुर के अंदर इतना बहुत बड़ा ये औद्योगिक क्षेत्र है और इसकी वजह से सुवर्ण नदी का जल है वो प्रदूषित हो गया है और इतना अधिक प्रदूषित हो गया है कि इसको जैविक मरुस्थल की संज्ञा भी दी गई है। उसको जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि जहाँ ये सभी नदियाँ गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी इधर पश्चिमी घाट से निकल रही थी, वहीं दामोदर और सुवर्ण रेखा कहाँ से निकल रही है? छोटा नागपुर पठार से निकल रही है। और ये छोटी नदियाँ और ये बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना जल सीधे ही ले जाती है, जबकि ये नदियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ बहुत बड़े एरिया में जा रही थी और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और आंध्र प्रदेश के अंदर डेल्टा का निर्माण कर रही थी, कृष्णा और गोदावरी। और जो कावेरी है वो क्या करती है? तमिलनाडु के अंदर डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि दामोदर और सुवर्ण रेखा सीधी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। अब जो वैतरणी, बच्चों वैतरणी का नाम अलग से याद रखना, ये क्योंछर के पठार से निकलती है और केवल उड़ीसा के अंदर बहती हुई डेल्टा का निर्माण करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी प्रकार जो ब्रह्मणी नदी है वो भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो बच्चों, लास्ट वीडियो और आज की वीडियो के अंदर अपन ने पूरी प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ा है। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने उन प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ा जो अपने जल को कहाँ गिरा रही थी? अरब सागर में गिरा रही थी। वो कठोर धरातल के ऊपर बहती थी, अपने साथ अवसाद नहीं लाती थी, इसलिए डेल्टा का निर्माण भी नहीं करती थी। लेकिन हमने जो आज गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, सुवर्ण रेखा, दामोदर और ब्रह्मणी जो नदियाँ पड़ी, ये भी प्रायद्वीपीय नदियाँ, लेकिन ये अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिरा रही है और ये अपने साथ अवसाद ला रही है, इसलिए डेल्टा का निर्माण कर रही है। और इन सब के अंदर अपने देखा कि ये नदियाँ लगभग महाराष्ट्र तो सभी में आ रहा है। जो छोटी सहायक नदियाँ हैं वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में, बाकी सभी नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सारे एरिया के अंदर बह रही है। मतलब ये पूरा मध्य उच्च भूमि के नीचे वाले भाग के अंदर ही बह रही है और अपने जल को बंगाल की खाड़ी में ले जा रही है। इस प्रकार बच्चों, अपन ने ऊपर हिमालय की नदियाँ पढ़ लिया, जो गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के द्वारा अपन ने पूरी हिमालय नदियाँ पढ़ ली। और अब अपन ने ये दो वीडियो के अंदर अपन ने प्रायद्वीपीय पठार से जितनी भी नदियाँ निकल रही थी उसके बारे में अध्ययन कर लिया है। तो नदियाँ लगभग अपनी पूरी हो गई है। अब अगली वीडियो के अंदर अपन झील के बारे में देखेंगे कि भारत के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं, कहाँ कहाँ से निकलती है और अपने जल को कहाँ कहाँ ले जाती है। ले तो क्या जाती है, झील तो ले नहीं जाती है, लेकिन वो कहीं और कहीं से तो कनेक्ट होती ही है। तो इन सब के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के अंदर बच्चों अपन फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।